नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है जनता जनार्दन के बीच। ये वो जिला है जिसे थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मरुधरा का मरु प्रदेश, वो प्रदेश जो कि हवेलियों और किलों के लिए विख्यात है, मशहूर है। वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है और तापमान शून्य से भी नीचे तक चला जाता है, और गर्मियों की अगर बात करें तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन राजनीतिक तापमान, चुनावी पारा इस वक्त क्या है, यही जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं और जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। 6 विधानसभा सीटें 2018 के चुनावी गणित की बात करें, समीकरणों की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। नेता प्रतिपक्ष चुरू से सिटिंग विधायक राजेंद्र राठौड़ इस बार तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। कांग्रेस से रियाजत खान, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत खान साहब आपका। बीजेपी से अभिषेक चोटिया जी, भाजपा के महामंत्री हैं चुरू से, बहुत बहुत स्वागत। और ये तीसरा डायस जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, बीएसपी के आशाराम मेघवाल को न्यूज 18 ने आमंत्रित किया, उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे। पिछला प्रोग्राम करौली में जब हुआ था तब भी बीएसपी के हमारे मेहमान लेट हो गए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमको देरी हो गई और आप हमसे ज्यादा समय लेकर सवाल कीजिए, लेकिन एक समय होता है और उस समय सीमा से हम भी बंधे हुए हैं। इंतजार करेंगे बीएसपी के भी मेहमान का, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आएंगे चुरू की बातों पर, चुरू जिले की 6 सीटों पर, चुरू की विधानसभा सीट पर खान साहब, लेकिन यहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 3 घंटे चला। 19 विधानसभा सीटें जयपुर से आती हैं और पूरे प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश, जबरदस्त भीड़ वहां पर लोगों की, जयपुर वासियों की देखने को मिली। कुछ कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल रहा है कांग्रेस का इससे? बिल्कुल नहीं साहब, ये तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात अच्छी किसी की लग रही हो तो तालियां जरूर होनी चाहिए। यहां नरेंद्र मोदी जी का सामना अशोक गहलोत से है, वो जादूगर है। यहां हिलने वाली कुछ बात नहीं है। कांग्रेस पहले से ज्यादा ताकत के साथ उभर के आएगी। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, इनके पास जुमले हैं। जुमलों की कोई गारंटी नहीं है। अशोक गहलोत ने काम की गारंटी दी है। हम काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा ना कि 3 दिसंबर जादूगर की कांग्रेस छूमंतर। नहीं, मोदी जी के कहने से क्या, मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, क्या हुआ? मोदी जी ने तो कहा था नोटबंदी के बाद काला धन गायब हो जाएगा, आपके पास खातों में पैसा है, क्या हुआ? ये जयपुर में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, रोड शो में आया है, सभाओं में आ रहा है, ठीक है, कांग्रेस की भी जो सभा है राहुल गांधी की, कल प्रियंका गांधी को भी यहां आना है, सीएम लगातार जगह जगह जा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एक बड़ा सैलाब जयपुर में आज देखने को मिला। अब से कुछ देर पहले, इस डिबेट के शुरू होने से पहले 3 घंटे तक चला ये। इनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, गाड़ियां लगाते हैं, किराए के लोग आते हैं। जनता जिन्होंने काम किया ना, वो लोग घर बैठे हैं। ये जितने भी कर्मचारी हैं, किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए, अभी वोट पड़े थे, 95% वोट कांग्रेस को पड़े, काम के पड़े। उन्होंने काम किया है, उन्होंने ओपीएस जो स्कीम्स लागू किए, पूरे भारत में माइलेज मिलेगा कांग्रेस को। अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं उनका कोई सानी नहीं है। जो चिरंजीवी योजना है, मेरे रिश्तेदार रियल, मेरे बेटे के ससुर सऊदी अरब में हार्ट अटैक आया, उनका बीमा था, कंपनी ने कहा कि आप यहां बीमा में यहां इलाज कराओ, बोल नहीं, इंडिया में और राजस्थान में अच्छा इलाज होता है। इंडिया आके उन्होंने इलाज कराया और चिरंजीवी में उनका फ्री इलाज। बीजेपी और ये ओपीएस और चिरंजीवी योजना की बात करूंगा, लेकिन यह कहा गया कि मोदी जी की जो रोड शो हुआ उसमें भीड़ पैसे देकर बुलाया, बहुत पैसा है बीजेपी के पास। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, न केवल राजस्थान में बल्कि विश्व में। जब वो अन्य देशों में जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं और लाखों की कतार में लोग उनका इंतजार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं रियाजत जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कह दिया यहाँ पे पैसे देके बुला लिए, क्या अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के यहाँ जब वो गए थे तो वहां पे पैसे देके हमने लोगों को भेजा था? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है। आपको, चाहे आप कांग्रेस पार्टी से हो, लेकिन चुनाव होने के बाद वो प्रधानमंत्री पूरे देश का है, तो आप उसके सम्मान की बात आपको करनी चाहिए, न कि उस पर आरोप लगाना चाहिए। कई बार यह भी कहा जाता है कि भीड़ बड़ी जुटती हो रोड शो में, जनसभाओं में, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती। भरोसा है वोटों में तब्दील होंगे ये लोग? जब भीड़ आती है तो मन से आती है, वोट देने के लिए आती है। नरेंद्र मोदी के नाम पर
पूरे राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि हमें 25 तारीख को मतदान करना है, हर विधानसभा में कमल खिलाना है और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। खान साहब इसका जवाब। ये सपने ले रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और कुछ नहीं। रिजल्ट आएगा तब अशोक गहलोत का जादू आप देखेंगे और ये जादू पूरे भारत में फैलेगा। मोदी जी की विदाई तय है 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब ये भाई देखने को नहीं मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं जो काम किया ना, हम काम के वोट मांग रहे हैं, हम कोई जाति धर्म के वोट नहीं मांग रहे। हमने जो काम किया उसके वोट मांगे, वो वोट हमें मिलेंगे। आप जाति धर्म की वोट मांगते हैं भाई? भारतीय जनता कभी राजनीति जाति के आधार पर नहीं करती, 36 कौम को साथ में लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में, इंसान बाद में, जाति बाद में है। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश हित के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 365 दिन जनता के बीच में रहकर काम करती है कोई वो पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी देश हित में काम करती है। ये बात कर रहे हैं देश हित की। लगभग 1 करोड़ के करीब मुस्लिम आबादी है यहाँ पे, एक भी आदमी उनको नहीं मिला टिकट देने के लिए। ये भाईचारे की बात करते हैं, ये बांटने की बात कर रहे हैं। यूनुस खान इनका इतना अच्छा मंत्री था, गडकरी जी ने कहा कि बहुत डायनेमिक आदमी था, उसका भी टिकट काट दिया। ये बताएं कि बीजेपी से आए हुए कांग्रेस में कुछ लोगों को टिकट मिल गया, यूनुस खान को आप दे देते ना कांग्रेस से टिकट? नहीं, हम क्यों दे दें? हमारे पास कमी है क्या नेताओं की? अरे कांग्रेस बीजेपी के पास नेता नहीं है। उधार लिया हमारे से राजगढ़ में, तारनगर में जो बैद जी को उधार लिया है। इनके पास कैंडिडेट अभिलेष महर्षि हमारा कांग्रेस। खान साहब एक चीज ये बताइए, ये मैं चूरू जिले की चूरू विधानसभा सीट पे हूं। एक मिनट मुझे याद दिलाइए, चूरू विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट लास्ट टाइम कब खड़ा हुआ था? मोहर सिंह जी 1977 में। 1977 से लेकर अब कितने साल हो गए कि यहां पर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट आपको नहीं मिला क्या? आप इनसे पूछ रहे हैं, मैं पूछूंगा सवाल, बिल्कुल जायज सवाल है। 1977 में यहां पर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़ा, इसका कारण? कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेके चलती है। मुस्लिम वोट देते हैं तो एक सीट मुस्लिम को देती है, हारे जीते वो अलग बात है। मुस्लिम जो पूरे राजस्थान में वोट देते हैं बीकानेर डिवीजन में, तो एक सीट उनको, अब हारे जीते वो अलग किस्मत की बात है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला। बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, मध्य प्रदेश में भी आपको कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला क्या? बीजेपी जाति धर्म देख के टिकट नहीं देती, बीजेपी सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम 4 टिकट माइनॉरिटी दे दें, 5 टिकट हम इसको एससी के अंदर दे दें। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि 200 की 200 सीटें हम किस तरीके से जीते, उस सर्वे के आधार पर हम टिकट देते हैं, न कि जाति और धर्म देके देते हैं। अब हमारे रियाजत जी कह रहे हैं कि चूरू के अंदर मुस्लिम को टिकट देती है। आप भी टिकट मांगने गए थे, पूरे दल बल के साथ में टिकट गए थे। अगर मुस्लिम को टिकट मिली, आपको टिकट क्यों नहीं दी पार्टी ने, आप मेरे को बताइए। बताना चाहेंगे रियाजत खान साहब? और ये बड़ी अच्छी बात लगी कि आपको टिकट नहीं मिला जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही होकर यहां पर न्यूज 18 राजस्थान के मंच पर कांग्रेस की बात रखने के लिए मौजूद है, इसलिए तालियां आपके लिए बनती हैं। मैं 80 से टिकट मांग रहा हूं, लेकिन ये तो मैं मांग रहा हूं ना। मेरी क्वालिटी पार्टी को पता चले तब वो देंगे ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारे 9 कैंडिडेट मांग रहे थे, एक भी कांग्रेस ने बगावत नहीं, सारे कांग्रेस एक साथ हैं। लेकिन बीजेपी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। इनका जिला प्रमुख बगावत कर रहा है, इनका पिंचा बगावत कर रहा है। किसी भी कांग्रेस ने बगावत की क्या चूरू जिले में? कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। टिकट किसी को मिले हम उनके साथ हैं, इनकी बगावत चल रही है। कांग्रेस में कोई बगावत नहीं हुई, बीजेपी में बगावत हुई। और बीजेपी में 1990 से राजेंद्र राठौर साहब चूरू से विधानसभा सीट जीतते आ रहे हैं, 2008 को छोड़कर वो तारानगर चले गए। कांग्रेस में बगावत नहीं हुई, कोविड जैसी बीमारी बीजेपी में कह रहे हैं। खान साहब बोल रहे हैं बीजेपी में बगावत हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? कहां हुई है पहले बता दीजिए, कहां बता दीजिए। चूरू जिले की 6 सीटों में कहां बगावत हुई? पिंचा जो 6 बार के उम्मीदवार थे सरदार सर में, वो पार्टी छोड़ दी। मोहन नारी जो जिला प्रमुख हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इनके महामंत्री है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कितनी बगावत हुई है बताइए साहब। इनको पता नहीं है। मोहनलाल जी आ रही है, चूरू के जिला प्रमुख नहीं है। वंदना जी आ रही है, उनके जिला प्रमुख है। बगावत
कांग्रेस के अंदर कोविड काल के अंदर शुरू हो गई थी, जब सारी जनता घर के अंदर थी। इनको उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन सचिन पायलट इनके 20 एमएलए को लेकर चला गया और कोविड में जनता की सुध बुध नहीं ली। बगावत वहां से शुरू हो गई जो आज तक चल रही है। और 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की परिश्रम से ये जनता जवाब देगी और कमल के फूल पे बटन दबाएगी और उनकी पूरी फाइल बंद कर देगी। 25 सितंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को जनगणना होगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। बताइए साहब। एक बात तो मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं ना कि हमने सर्वे के आधार पर दिया है टिकट सबको, उम्मीदवार जिताऊ कैंडिडेट को। जिताओ। वो मील साहब को टिकट दिया है, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनको किस सर्वे के आधार पर दिया? 24 घंटे के बाद इनको टिकट दे दी। ये बताओ मुझे आप। मील साहब यहाँ सीकर जिले में टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस की पक्के उम्मीदवार थे और उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने 15 मिनट बाद में उनको टिकट दे दिया। ये हाँ आ रहा हूं। अच्छा, एक बात और ये भी कही जाती है कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो सारे दाग धो देती है और ये 24 घंटे के अंदर टिकट मिल गया बीजेपी से। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा तो रही। इतने बड़े परिवार में कोई बीजेपी का उम्मीदवार नहीं मिला, कांग्रेस का उधार का कैंडिडेट ले लिया आपने। उम्मीदवार निश्चित रूप से हमारे पास थे, लेकिन जब कोई रोता हुआ कांग्रेस का पदाधिकारी कार्यकर्ता आ रहा है, जिससे इन्होंने हर तरह की बात कर ली, हर तरीके की शर्तें रख ली। कुछ ऐसी शर्तें इन्होंने रखी होगी जो पूरी करने में असक्षम था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आके उसको शरण लेनी पड़ी। हाँ बोले खान साहब बोले। मैं ये कह रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ इतने महाबली थे तो चूरू छोड़ के क्यों भागे? चूरू छोड़ के भागना क्यों पड़ा? और इतने बड़े नेता मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, तारानगर से पांव बाहर नहीं रख सके। ये कैसे मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं? अपने तारानगर से बाहर नहीं जा सकते। जवाब दीजिएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2008 में जब राजेंद्र राठौड़ जी ने तारानगर की सीट को चुना था, चूरू की सीट को छोड़कर, तो 2008 में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था। क्या इतिहास तो नहीं दोहराएगा? राजेंद्र राठौड़ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के कहने पर तारानगर चुनाव लड़ने गए। चूरू जिले की 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। भागना किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात को। भागना कहते हैं कांग्रेस का आला कमान राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड चला जाता है, एक महिला से डर के, समृद्धि नारी से डर के। भागना उसे कहते हैं रियासत जी। राजेंद्र राठौड़ तारानगर जीतने के लिए गए हैं। तारानगर जीतेगा, चूरू जिला जीतेगा और ये राजस्थान जीतेगा। राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा भी करते हैं और अमेठी छोड़ के फिर वहां वायनाड चले जाते हैं, वो सही है क्या? देखो, 2 जगह से चुनाव लड़े थे, भागे नहीं थे। 2 जगह से चुनाव लड़ा था, वो भागना नहीं है। वहां पे भी चुनाव लड़ा था, यहां पे भी लड़ा। लेकिन ये 35 साल से यहां पे काम किया था, इतना ही काम किया था, तो चूरू छोड़ के भागना क्यों पड़ा उनको? चलिए मैं एक सवाल को थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं। अगर अमेठी से लगातार राहुल गांधी ने काम किया, सांसद बनकर आए थे, तो फिर राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने क्यों हरा दिया फिर? देखो, ये बीजेपी ने धर्म की जो राजनीति में घुसपैठ की ना, उसकी वजह से धर्म, बीजेपी ने धर्म की राजनीति। हाँ बोलिए, फिर मैं जनता के पास जाऊंगा। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस ने आज चूरू के अंदर धर्म की राजनीति शुरू करते हुए कभी उनको राम याद नहीं आया, कभी उनको हनुमान याद नहीं आया। आज उन्होंने सुंदरकांड के पाठ करवाए हैं। ये है धर्म की राजनीति। किसे कह रहे हैं आप धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति को, हाँ आ रहा हूं, अभी टाइम है, आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। जी बोलिए। मैं अभिषेक जी चौटिया से निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 से 2010 में भाई हाजी मकबूल मंडेलिया चूरू से विधायक थे। उन्होंने चूरू तहसील के ग्राम मीठा दूधवा में और मुनीम जी की ढाणी में वहां बालाजी का और गोगो जी के मंदिर का निर्माण कराया था। और आप ये कहते हो कि कभी उनको याद नहीं आए। जी, काम भी गिना दिए यहां पर। हाँ जी, बोलिए। धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है? बिल्कुल धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। वो फिड़का प्रस्त पार्टी नहीं है, भाई को भाई से लड़ने वाली पार्टी नहीं है, विकास करने वाली पार्टी है। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने गरीब को गणेश मानते हुए सेवा की है, उनकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं। बैठ के अभी अभिषेक भाई बोल रहा था कि भाई वो उन्होंने 2 जगह से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है, तो मोदी ने नहीं लड़ा था कि 2 जगह चुनाव? मोदी ने नहीं लड़ा था कि वो दूध के धुए हुए हैं।
अभी कल मेरी बात सुनो, अभी कल वो आए थे तारानगर आए थे, तो वो मतलब इतनी ऊंची बात कर रहे थे कि हम अशोक गहलोत को जेल भेजेंगे और उनके बेटे को जेल भेजेंगे। ये संभव है क्या बात? ऐसी बात एक प्रधानमंत्री उसको शोभा देती है? अशोक गहलोत जी जेल भेजेंगे, उनके बेटे को जेल भेजेंगे, ऐसा कुछ कहा था क्या? आप बताइए, अशोक गहलोत जी को भी बोला था क्या, और क्यों कहा भाई ऐसा? जेल कौन जाएगा? जो गलत काम करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो सही गलत काम करेगा वो जेल जाएगा। जेल जाने वाले व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पद नहीं होता। आप उस बात को किसी व्यक्ति से मुख्यमंत्री के पद से ले रहे हैं, लेकिन जो गलत काम करेगा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाना पड़ेगा उसको। किसी ने अगर गलत काम नहीं किया, किसी ने गलत काम अगर नहीं किया, उसे घबराने की क्या जरूरत है सर? देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, उसका यूज करती है, लेकिन परिणाम क्या निकला? ये हर बैठ जाइए, आराम से देखिए, सुनिए, आराम से, नो हुटिंग नहीं, आराम से। मोदी जी के पास अब वर्कर नहीं रहे, तो वर्कर के रूप में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये है। सभी कांग्रेसियों को ही पकड़ते, कभी आज तक एक भी बीजेपी वाले को नहीं पकड़ा, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? किसी को जेल हुई क्या? झूठे केस बनाते हैं, बदनाम करते हैं। बीजेपी के पास ईडी, आईटी, सीबीआई है, और सिर्फ कांग्रेस के नॉन बीजेपी के लोगों को पकड़ते हैं, बीजेपी के लोगों को नहीं पकड़ते हैं। ये तीनों संस्थाएं देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इनके ऊपर किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। किसी न किसी शिकायत के आधार पर, किसी न शक के आधार पर वो कार्रवाई करती है। तो ये ऐसी संस्थाएं जिनके ऊपर हम कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, अब मैं जरा इस तरफ को आऊंगा, और यहां पर एक भाई साहब ने हाथ उठाया, चूंकि हाथ जो उठा रहे हैं उनके पास आ रहा हूं, फिर पीछे भी आता हूं। जी बोलिए। इनके विधायक प्रत्याशी भाई रफीक, इनके किनके? कांग्रेस के रफीक जी मंडेलिया अपने खुद स्पीच में बोले 6 विधानसभा पे हम लोग वोट देते हैं, एक पे तो हमें दिलाओ, ये धर्म की राजनीति नहीं है तो क्या है? उसे आप किस तरह से देखेंगे? दूसरी चीज, ये सामने आपके धर्म स्तूप है। आज तक के इतिहास में क्या नगर परिषद ने धर्म स्तूप का काम नहीं किया है? इन्होंने शिलापट लगाया, बीजेपी ने क्या काम नहीं किया था, या किसी दूसरे ने नहीं किया था? किसी ने शिलापट नहीं लगाया ऐतिहासिक धरोहर पे, इन्होंने शिलापट लगा दिया। ये कौन सा तरीका है इनका? श्रेय लेने की होड़ यहां पर मची हुई है। जरा ये पीछे भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनसे बोलता हूं। हाँ बोलिए, आप हाथ उठा रहे थे? अच्छा, उनके लिए हाथ उठा रहे थे आप? अच्छा, हाथ आपने उठाया, लेकिन सवाल वो करेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूं, जो कांग्रेस को यहाँ पे डिफेंड करने आए, इन्होंने दिल्ली में नारा दिया था, मंडेलिया भगाओ, चूरू बचाओ। इससे शर्मनाक बात आप क्या कहोगे? और दूसरी, क्यों दिया था नारा? ऐसा कोई पट्टा नहीं जिसे हमें ठगा नहीं। ये नगर परिषद को ये मानो नरक परिषद बना दिया इन्होंने। सिर्फ कमीशन खोरी, एजेंट गिरी, इनके गुंडे वहां पे हम आम लोगों पे वहां पे जुल्म करते हैं कि पैसे दो, पट्टा बनाओ। ये कह रहे ना भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार की सारी वो है यहाँ पे। 2 साल में 38 आयुक्त आ चुके हैं अब तक इस नगर परिषद में। जो बोर्ड होता है आयुक्तों का, वो भी चेंज कर दिया इन लोगों ने। ये आप 4 आयुक्त रिकॉर्ड है पूरे भारत में। 40 आयुक्त बदले इन्होंने। कोई काबिल आयुक्त नहीं मिल रहा होगा ना उनको? वो इनको आयुक्त वो नहीं मिल रहा जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो इनके भ्रष्टाचार में इनका सहभागी हो, और जो ना कर दे उसको साहब एपीओ बना दो। तो लोगों को इससे क्या परेशानी हुई? लोगों को बहुत परेशानी हुई। जनता के कोई भी काम नहीं हुए। चूरू के अंदर जनता के कोई भी काम नहीं हो पाए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरे शहर में। भाई साहब जी बोलिए, आप बताना चाह रहे हैं। पूरे शहर में गंदगी के अंबार है। पूरे शहर के अंदर अभी 3 महीने से पूरा शहर अंधेरे में है। इनको कोई मतलब नहीं, इनको वोट लेने हैं। अंधेरे में, यहाँ तो बिजली माफ है। सब स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रीट लाइट की। आवारा पशुओं का इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, नगर परिषद ने इसमें शून्य काम किया है। स्ट्रीट लाइटों का 2.5। जी भाई साहब बोलिए। सर, हमारे पिछले बीजेपी के शासन के अंदर श्रमिक कार्ड के अंदर हमने इतनी छात्रवृत्ति और इतना सिस्टम बंटवाया था। पिछले 5 साल में एक श्रमिक कार्ड की छात्रवृत्ति नहीं आई, एक मजदूरों का इंश्योरेंस नहीं आया, एक नया जो अपना आदमी जुड़ता है आंगनवाड़ी के, जो अपने बीपीएल कार्ड है, उसके अंदर एक नया सिंगल आदमी 4 साल में इस सरकार ने नहीं जोड़ा। जी आप एक बात करिए कि बात भ्रष्टाचार की चल रही है, और यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी है कांग्रेस से,
420 के 3 मुकदमे बम्बई पे लगे हुए हैं, वो कौन है? 420 की धारा किस पे लगती है? पता कीजिए। आता हूं, पता करता हूं, जवाब लेता हूं, फिर उसके बाद इधर आता हूं। जवाब देने के लिए कांग्रेस से उधर है, फिर आपके भी सवाल सुनूंगा बीजेपी के लिए। सर एक बार आपकी बात हो चुकी है, 420 के बता रहे हैं भाई, पता नहीं एफआईआर देखिए क्या देखिए, सही है क्या? ये कहां से लेके आए हैं मुद्दा? 424 के होते तो आज तक जेल में नहीं होते क्या? इनका राज है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास सीबीआई है, क्या किया फिर उन्होंने? जी आप बताइए। ठीक है, अब इधर कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? एक बार आपसे पूछ रहा हूं, एक बार और पूछ रहा हूं। एक बार और मैं आप बात बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि रफीक मंडेलिया पर वो मुकदमे है ईवीसी के। यहाँ हमारे जो पहले प्रत्याशी थे ना, राजेंद्र सिंह राठौड़, उनके ऊपर हत्या, अपहरण, आगजनी, कितने मुकदमे हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने जो पेपर दिया है उसमें सर्च करके देखो आप। हाँ, अब आप भी इसका जवाब दे दीजिए जो लगाई इन्होंने आरोप। अब आपको भी जवाब देना होगा। हो सकता है मेरे अंकल का सामान्य ज्ञान ज्यादा हो, मेरे को पता नहीं। इनको पता नहीं इस बारे। आ रहा हूं, मेरे को आने दो, मैं आ रहा हूं। जी एक मिनट, एक एक करके। हाँ सर मैं आप बोलो। एक बार चुप हो जाइए। चुप नहीं होंगे, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है टीवी पर। मैं साथियों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप बता रहे थे कि 420 में मुकदमा दर्ज हुआ था, न्यायालय द्वारा अभी तक उनको दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जबकि आपके भाजपा के प्रत्याशी हरलाल सिंह सारण जेल यात्रा भी करके आए हुए। रफीक मंडेलिया एक बार भी जेल नहीं गए हुआ है और आज तक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हुआ है रफीक मंडेलिया। जी बिल्कुल, एक मिनट आप बताइए। सर जिस राजेंद्र राठौड़ की ये बात कर रहे हैं, इस राजेंद्र राठौड़ ने बीकानेर के 7 संभागों में सर्वे करवा लिया था, धौलपुर के राजाखेड़ा तक कहीं चुनाव नहीं जीत रहा था। और जिस राजेंद्र राठौड़ की ये उद्घाटन पट्टी का, ये तो फित्ता प्रेमी है। आज आरो ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन कर दिया, आज तक आरो ब्रिज नहीं बना। और सर ये राजेंद्र राठौड़ की बात करें, चूरू में कैंडिडेट हरलाल सारण है, हरलाल सारण की बात करो ना आप, इनको तो वोट ही नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, पूरे चूरू जिले की बात होगी, पूरे चूरू जिले की बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोर्ट प्रोसीजर समझना होगा। 420 का जो मुकदमा है ना, वो अभी अंडर ट्रायल है। हरलाल जी सारण पर फर्जी डिग्री का मुकदमा चल रहा है और ईडी द्वारा जितनी भी कार्रवाइयां पेश है, उनमें से 90% कार्रवाइयां ओपोजिशन के लीडर्स पर चल रही है, तो मामले बनाए जाते हैं। ठीक है, आप हो गए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके जो मोदी जी हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। और पूरे देश का जो बजट बनता है ना, उसमें 2% है ना ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है। तो ओबीसी समाज के लिए क्या किया मोदी जी ने? बात करते हैं ओबीसी का। और एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम ये बोलते हैं जय सिया राम बोलते हैं, तो ये क्यों जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? एक सवाल जल्दी से बोलिए। एक हाँ कुछ बोल रहे। काम हुआ है, मंत्री जी ने यह काम करवाया, 35 साल के अंदर सर पे घड़ा लेके घूम रहे, दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। ये देखिए मुद्दों की भी बात हो रही है, यहाँ पे आरोप भी लग रहे हैं। मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक की मजबूरी है। ब्रेक के बाद भाई साहब के पास आऊंगा सवाल लेने के लिए। तो चुनाव एक्सप्रेस चुरू से लगातार जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के उस जिले में हम मौजूद हैं जहां पर सर्दियों में पारा 0 से भी नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सरगर्मी और चुनावी पारा, चुनावी तापमान पूरे जोश में यहां लोगों का दिखाई दे रहा है, पूरे हाई है। यहां प्रत्याशियों की बात हुई है, भ्रष्टाचार के मुद्दों की बात हुई है, कई और मुद्दों की और मसलों की यहां पर बात हो रही है। कुछ और सवाल यहां पर लेंगे और फिर उसके बाद जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। बताइए सर। ऐसी बात है कि यहाँ जो विधानसभा के चुनाव है, जो भाजपा के मंत्री रहे, 3 बार मंत्री रहे, उनके विकास की, और यहाँ के जो 1 बार मंत्री रहे, विधायक रहे हाजी मकबूल मंडी, उनके विकास की बात होनी चाहिए। आप बताइए अपनी तरफ से। कांग्रेस ने यहाँ 35 साल यहाँ राज के 3 बार मंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ चूरू के अंदर, चूरू विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज, ये चूरू की देन है, चूरू की देन है। ये जो बोलते हैं ना, जो पहले प्रथम ए श्रेणी हॉस्पिटल 100 बेड का हाजी मकबूल मंडी ने किया, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज बनी, मातृ शिशु कल्याण हॉस्पिटल बना, और बहुत से ऐसे कार्य जो कांग्रेस के राज में ज्यादा काम हुआ है। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जब शुरू में बताया था कि ये विधानसभा चुरू की बात हो रही है, तो हरलाल जी का ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। हरलाल जी का नाम तो लो कम से कम, और वो प्रधान भी ले लिए, जिला प्रमुख भी ले लिए, उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्य में गिनवा दो आज। तो विकास कार्य किसने कितने किए उसकी बात यहाँ पर उठ रही है। सर, विकास का काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है, विनाश का काम भाजपा के हाथ में है। विकास की जहां तक बात आती है, पूरे राजस्थान के अंदर
मैं आपको कहता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर राजस्थान का नाम आज कोरोना काल के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत गौरवपूर्ण तरीके से लिया जाता है। एक सवाल मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, 2008 के अंदर हाजी मकबूल मंडेलिया वर्सेस हरलाल जी सारण का मुकाबला हुआ, चुनाव हरलाल जी सारण हार गए। मैं पूछना चाहता हूं कितने आदमियों के बीच में धरातल पर वो आदमी रहा, कभी किसी से मिला नहीं। आज तक मैंने भी उस आदमी से फेस टू फेस बात नहीं की है, कभी किसी से नहीं मिला वो धरातल के ऊपर। इस बार फिर एक एज ए कठपुतली के रूप में वो आते हैं राजेंद्र राठौड़ के सहयोग के माध्यम से और चुनाव हारते चले जाते। लोगों को नाराजगी है प्रत्याशी को लेकर। जी देखिए, आज की जो बहस हो रही है वो बीते हुए कल की बहस हो रही है। वर्तमान बहस पे आपको बात करनी चाहिए। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है? कांग्रेस ने कह दिया कि 4 लाख सरकारी नौकरी देगी, 400 रुपए में सिलेंडर देगी, 1 मिनट, जातीय जनगणना करेगी। 1 सेकेंड, इनकी गारंटी है, इनका संकल्प पत्र है। इनका जो संकल्प पत्र मैंने पढ़ा है, इनकी गारंटी पढ़ी है। संकल्प पत्र सिर्फ पूरे भारत पे लागू होने वाला है। क्यों देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम सिलेंडर 450 में देंगे, तो वहां कहीं वो लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां से घोषणा कर सकते हैं। किसान निधि 12,000 करेंगे, वो वहां से कर सकते हैं अभी भी। वहां यहाँ आचार संहिता लागू नहीं होती है, आचार संहिता लागू नहीं होती है। और बहुत सारी स्कीमें जिस अभी आया जिनका संकल्प पत्र, वो पूरे भारत में लागू होने वाला है, न कि राजस्थान में। राजस्थान के लिए भाजपा क्या करेगी? ठीक है, बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी के संकल्प पत्र में आप एक मिनट सर, बहुत लंबी बात कर दी आपने, आपकी बात मैंने पकड़ ली है। 2 शब्द बता दूं, इनका संकल्प पत्र और इनकी गारंटी उनको उजागर करो। मैं वही तो कह रहा हूं, बीजेपी का संकल्प पत्र भारी पड़ेगा कि गारंटी जो गहलोत सरकार की घोषणा पत्र के जरिए दी जा रही है, कांग्रेस की दी जा रही है। सर मैं कहना चाहूंगा कि कहने को तो ये लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति, इनके अनुसूचित जाति के हितैषी हैं ये, लेकिन इनसे पूछिए कि चूरू में जिला कार्यकारिणी, पीसीसी, आईसीसी, इनमें अनुसूचित जाति से कितने मेंबर? ये भी सवाल। गारंटी तो राहुल गांधी ने और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिन करके और किसानों का मुआवजा माफ करने की दी। कौन सी गारंटी, कैसी गारंटी? हमारे संकल्प पत्र गारंटी तो ये जब देंगे जब इनकी सरकार आएगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है भारी बहुमत से, और अशोक गहलोत जी है वो अपने घर पर जा रहे हैं। गहलोत सरकार की जो गारंटियां हैं वो 4 साल तक कहाँ थी? मतलब मारवाड़ी में एक कहावत है कि 4 साल तो टलगी और 12 महीना में दिनो गयो। ये हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। तो मैं एक आम आदमी हूं, ना कि कांग्रेस का ना बीजेपी किसी का भी नहीं हूं। आप स्टैंड पे जाकर वसुंधरा टाइम के ऊपर टॉयलेट बने थे, आज लेडीज कहां पे टॉयलेट जाए? सिर्फ यहाँ जाके पूछ लो, वसुंधरा राज के अंदर में यहाँ पे टॉयलेट बनाए, वहां बस स्टैंड पे टॉयलेट बने थे। आज उनकी कोई देखभाल कुछ भी नहीं है। देख सकते हो कांग्रेस सरकार सभी को भीख का कटोरा है, भीख के कटोरे में कुछ ना कुछ डाल रही है। जनता को सिर्फ भिखमंगी बना रही है। जनता को स्किल्स कब देगी? बच्चों को स्किल्स कब देगी? स्कूल में जो पढ़ाई है वो 0 है। क्या है पढ़ाई? जी आपका सवाल। सर मेरे एक बढ़िया भाई ने एक बात कही थी कि हमारे लाल जी चुनाव हारने के बाद में नहीं दिखे। भाई साहब, और चुनाव हारने के बाद में जिला प्रमुख रैली है, हर होली दिवाली की आप फोटो उठा के किसी के घर में देख लीजिए। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रफीक जी मंडेलिया, पिछली बार 85,800 वोट उन्होंने लिए थे। अगर 86 घंटे भी 86 परिवारों के अंदर भी अगर मरे में, खपे में, शादी में, ब्याह में अगर 5 साल में कहीं गए। ठीक है, तो एक दूसरे के दावे यहाँ पर उठ रहे हैं। ठीक है, एक बार आ रहा हूँ सर, ये 4 लाख नौकरियां देने की गारंटी दे रहे हैं। इनकी सरकार में 18 बार पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक नहीं रोक पाए। ये 4 लाख नौकरियां कैसे देंगे? मुझे 4 साल से कांग्रेस का चल रहा है यहाँ पर, तो विकास काम किया है, तो सभापति जी को बुलाइए, क्या विकास किया है? सर, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट आज तो साफ सुथरे हैं और कल वो चोर थे। क्यों? कि वो भाग गए थे, इसलिए वो चोर थे। और जब वैक्सीन सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता थी, तब उनके पास पैसे नहीं थे। आज वो मोबाइल बांट रही है, उसमें कमीशन मिलता है। देखिए भाई साहब, राजेंद्र राठौड़ ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, बड़े बड़े नेताओं ने सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 35 साल में जो हिंदू और मुसलमान एकता का कोई प्रतीक है तो वो राजेंद्र सिंह राठौड़ है। जो बीजेपी को कहते हैं सांप्रदायिक फलानी बातें, यहाँ राजेंद्र राठौड़ ने एक आंख में हिंदू, दूसरे में मुसलमान, ये पहचान राजेंद्र राठौड़। महिलाओं को मोबाइल मिला है गहलोत सरकार की तरफ से, क्या दिक्कत है इसमें? महिलाओं को मोबाइल मिला है,
तो अब कल पिंकी दीदी आएंगी, वो क्या करेंगी? पहले कहाँ गई थी वो? अब चारों के चारों आ जाएंगे यहाँ पे। जब महिलाओं को सुरक्षा चाहिए होती है तब कहाँ गई थी पिंकी? संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की यहां पर टक्कर हो रही है। ये कुछ लोगों ने कहा कि रेवड़ियां कांग्रेस की तरफ से 4 साल बाद ही क्यों बांटी गई। मेरी बात सुनो, कांग्रेस ने जो काम किए हैं, चूरू जिले की सड़कें आज एकदम मलाई जैसी सड़कें, तारानगर जाओ, रतनगढ़ जाओ, सालासर जाओ, सारी सड़कों का कायाकल्प किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। और मलाई तो सड़कें हैं, लेकिन रेवड़ियां क्यों बांटी जनता को? देखो, नहर लेके आए हैं अशोक गहलोत की सरकार ने। ये जो नहर तारानगर में आई उसको और आगे लेके जाएंगे। राजेंद्र राठौड़ ने 35 साल यहाँ पे काम करके चूरू में नहर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? किसानों का भला क्यों नहीं किया? ईआरसीपी का मुद्दा सबसे पहले जवाब दूंगा राजेंद्र राठौड़ के आपराधिक मामलों का। मैं राजेंद्र राठौड़ भी आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब राजेंद्र राठौड़ को गलत मुकदमे के अंदर फंसाया गया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया था। दूसरी बात ये कर रहे हैं नहर की। नहर चूरू शहर के अंदर आई हुई है, पिथानी इधर ये डाकिड़ा जोड़े के पास आई हुई है, चांदनी चौक पे आई हुई है, सब यात्रा नहीं निकल पाती। शर्म करनी चाहिए कांग्रेस की नगर परिषद को, शर्म करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सब यात्रा नहीं निकल पाती, लोग परेशान होते हैं। अब मैं कहता हूं, राजेंद्र राठौड़ ने जो विकास कार्य किए, आप अपना कैमरा माइक लेके घूमिए शहर के अंदर, एक पूरी किताब लिख लेंगे, राजेंद्र राठौड़ के विकास कार्य खत्म नहीं होंगे। राजेंद्र राठौड़ के काम को लेकर किताब लिखी। हाँ बोलिए बोलिए। ये चूरू के उनके ऐसे अंधभक्त हैं। राजेंद्र राठौड़ बलात्कार के केस में पकड़े गए थे, तब वो चूरू में आए तो वो नारे लगा रहे थे, राजेंद्र राठौड़ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बलात्कार के केस में आए और जुलूस ये निकालेंगे, राजेंद्र आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपके स्थानीय कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कहा गया था कि उनको भगाओ कांग्रेस बचाओ, ये नारे कांग्रेस ने नहीं लगाए थे क्या? देखो, सुनिए, ये लोकतंत्र है, कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। बीजेपी में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, हम 9 आदमी मांग रहे थे। ठीक है। सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, चर्चा की। चूरू के दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो हार की भट्टी में तप के आए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि चूरू और चूरू के 108 गांव, आप दोनों प्रतिनिधि हैं, तो आप दोनों 3-3 समस्याएं मूल जिसके ऊपर चूरू का चुनाव लड़ा जाना है, और 3-3 ऐसा विजन क्या चाहते। बिल्कुल जा रहा हूं। भाई साहब बोल रहे हैं कि डाकेड़ा जोड़ा के पास नदी है, तो 35 साल से वो नदी पायल से नहीं तो 5 साल में आई है उधर, और चूरू को तहसील बना के छोड़ दिया है। राजगढ़ चूरू से अच्छा है, तारनगर चूरू से अच्छा है। मेरी बात सुनिए, इधर से एक भाई साहब ने बोला कि चूरू में शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा कहाँ होगी? जो प्रत्याशी उनके पास तो फर्जी मार्कशीट है, कहाँ से चूरू में शिक्षा होगी? तो नहीं तो ये बोल रहे हैं जोड़े ऊपर जूतो पार्टी की जरूरत कहाँ थी? तो जूतो पार्टी बनाई, वो जरूरत ही नहीं थी वहां पर। ये चूरू में किस चेहरे पे वोट मांग रहे? राजेंद्र राठौड़ था, वो तो चूरू छोड़ के भागे। हरलाल सांड का चेहरा ये प्रमोट नहीं कर रहे, और कोई सीएम का चेहरा इनके पास है नहीं। ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के लिए मैं कहना चाहूंगा, नाम किसी का लब पे लाकर कुर्सी तुमने पाई है, और धर्म की आड़ को लेकर कितनी लोट बुझाई है, सब कुछ तुमने। दो मुद्दे जो चूरू के दूर करेगी कांग्रेस, 2 मुद्दे। एक तो रफीक मंडेलिया ने कहा कि मैं नहर लेके आऊंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नहर लेके आएंगे वो। और दूसरा चूरू के अंदर इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे और बाईपास बनाएंगे चारों तरफ। बीजेपी की तरफ से 2 समस्याएं दूर करने की कौन सी बातें हैं? जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं रिंग रोड की, वो गुगामेडी के अंदर देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने तुरंत स्टेज पे भाषण देते हुए ऑर्डर दिया था, अधिकारियों ने डीपीआर बना दी, भूमि की अवाप्ति शुरू हो गई, उसके लिए कह रहे हैं कि उसका काम करेंगे। अब बिल्कुल यहाँ पे मैं अपने चूरू स्थानीय संवाददाता को भी बुलाना चाहूंगा, कहूंगा कि आज जो चुनाव एक्सप्रेस के जरिए इतने मुद्दे उठाए यहाँ पर, आप क्या कहेंगे कि लगातार न्यूज 18 की तरफ से चुनाव कवरेज की जा रही है? जी बिल्कुल, जो मुद्दे उठाए गए हैं जायज मुद्दे हैं, और सभी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो नहर की बात हो, शिक्षा की बात हो, बालिका कॉलेज की बात हो, हर तरह के मुद्दे आए हैं। और जो न्यूज 18 है वो जो जनता की आवाज है वो बनकर यहाँ आया है, ये सबसे बेहतर है। और साथ ही जो मतदान है उस मतदान को करने की भी बात यहाँ कही गई है। मनोज शर्मा, चूरू संवाददाता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू से आज इतना ही, कल बीकानेर में मिलेगी चुनाव एक्सप्रेस। नमस्कार, शुक्रिया।